अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग फोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ और उसके साथ कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में गिवन है। सबसे पहले एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको फाइंड करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की इक्वेशन यूज़ करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल है डॉट प्रोडक्ट के। क्रॉस प्रोडक्ट की जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला पुट करें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और हमें ये पता है कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के इक्वल है। ए बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हम एंगल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, तो यहाँ से हमारे पास एंगल थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। तो ये ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2.2, द प्रोजेक्टाइल गेन इट्स मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ। मैक्सिमम हाइट हमारे पास कब होगी? अगर हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास कुछ इस तरह का पाथ बनाएगा, ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। अगर हम इसका एंगल बढ़ाते जाएंगे तो हाइट हमारे पास बढ़ती जाएगी। अगर हम इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री तो फिर हमारे पास इसकी हाइट जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसका आंसर हमारे पास होगा 90 डिग्री। एमसीक्यूज नंबर 2.3, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम इफ दे आर। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट्स मैक्सिमम कब होगा? अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो ए डॉट बी हमारे पास मैक्सिमम तब आएगा जब मेरे पास एंगल ज़ीरो होगा, और ये एंगल ज़ीरो जब होगा तो कॉस की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर ए एंड बी एक दूसरे के पैरेलल हों, उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा। तो ये इसकी जगह पे एंगल 0 डिग्री भी हो सकता था। अगर एंगल 0 डिग्री नहीं है तो फिर हम पैरेलल को टिक करेंगे। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा। 2.4, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल विच आर म्यूचुअली। दो एंगल के अंदर वो कौन से ऐसे दो एंगल है जिनके लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्ट हमारे पास सेम होगी? कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आ जाए, उन दो एंगल्स के लिए हमारे पास रेंज सेम होगी, और ऐसे एंगल को हम नाम देते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स का। 2.5, द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। इस पॉइंट के ऊपर, टॉप पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगी? तो एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, दैट इज ए वाई कंपोनेंट हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट मेरे पास इक्वल होगा g के। x कंपोनेंट हमारे पास, क्योंकि वेलोसिटी का x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस 0 है, और एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस वो मेरे पास g के इक्वल होगी। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर के अंदर भी इस असम्पशन को हमने डिस्कस किया था। ऐसे यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का फार्मूला फोर्स इंटू टाइम न्यूटन सेकेंड। 2.7, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये बाय डेफिनेशन हम इसको इसी तरह से डिफाइन करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अगर सिर्फ हमारे पास होता चेंज इन मोमेंटम, ये बात भी ज़हन में रखिएगा, अगर सिर्फ चेंज इन मोमेंटम लिखा होता तो फिर वो इम्पल्स के इक्वल होना था। एज रॉकेट मूव अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी देन एक्सेलरेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर लास्ट पे इस चीज़ को मेंशन किया गया है, और इक्वेशन के साथ इसको वेरीफाई किया गया है कि जैसे जैसे रॉकेट मूव करता जाएगा उसका मास डिक्रीज़ होता जाएगा और उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होती जाएगी। इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व
इलास्टिक कोलिजन के अंदर जब हम इसको डिस्कस करते हैं, ना तो हमारे पास कोई एनर्जी गेन होगी ना कोई लॉस होगी, एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। तो ये हमारे पास बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2.1, वाई डज अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन द ट्री मिस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड। अब कुछ स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन की ये है कि एक हंटर जो है वो एक बर्ड को हंट करना चाहता है, उसका शिकार करना चाहता है, लेकिन उसने अपना एम जो है, जो उसका एंगल था, वो उसने एग्जैक्टली बर्ड के ऊपर रखा था, लेकिन जैसे ही उसने फायर किया उसने बर्ड को मिस कर दिया। ऐसा क्यों था? अब जब एक हंटर गन से किसी भी बर्ड का या किसी भी चीज़ का निशाना लगाएगा, अब ये ट्री के ऊपर उसने मेंशन किया कि एट सम हाइट, ये हमारे पास गिवन है। अब जैसे इसको फायर करेगा, गन के ऊपर जो उसकी बुलेट है उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई होगी और एयर रेजिस्टेंस भी अप्लाई होगी, जो बुलेट को उसके पास से डेविएट करेगी। ग्रेविटी की वजह से बुलेट जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करने के बजाय एक कर्व का पाथ को फॉलो करेगी, वो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगी। ये तो हमारे पास एक आइडियल केस है कि अगर ग्रेविटी अवेलेबल ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो तब ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेगी। तो ग्रेविटी की वजह से उसकी बुलेट का जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका निशाना जो है वो मिस हो सकता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन द हंटर फायर द हंटर एम डायरेक्टली एट द बर्ड बट द बुलेट विल फॉल बिलो द टारगेट ड्यू टू द ग्रेविटीज डाउनवर्ड पुल, that's why hunter misses the bird, the bullet drop while the bird stay in the place। दूसरा, अगर हम इसको हिट करना चाहते हैं तो हंटर जो है वो अपने निशाने को, जो उसने इसको एम बनाया हुआ है, इस पाथ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेगा, इस तरफ, ताकि अगर इसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट हो भी तो वो कर्व पाथ में चेंज होके इस डायरेक्शन के साथ बर्ड को हंट कर सके। टू हिट द बर्ड द हंटर शुड एम स्लाइटली अबव इट टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉप। तो जितना उसके अंदर ड्रॉप आएगा उसको कंपनसेट करने के लिए हम पहले ही उसके निशाने से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो हिट करेंगे, कुछ इस तरीके से, ताकि अगर हमारे पास वो ड्रॉप आएगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, तो हमारे पास डायरेक्ट जो है वो निशाने के ऊपर लग जाए। क्वेश्चन नंबर 2.2, a person falling on a heap of sand does not hurt more as compared to the person falling on a concrete floor by। एक आदमी रेत के ऊपर छलांग लगाता है, उसको इतनी चोट नहीं लगती, अगर हम उसको कंपेयर करें एक आदमी कंक्रीट फ्लोर के ऊपर अगर छलांग लगाए तो उसको ज़्यादा चोट लगती है। ऐसा क्यों है? अकॉर्डिंग टू इम्पल्स थ्योरम मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं? अगर एक आदमी सैंड के ऊपर जंप करे, अब सैंड जो है जैसे ही वो पर्सन उसके ऊपर फॉल करेगा तो सैंड जो है वो कंप्रेस होगी, आदमी जो है वो उसके अंदर सिंक होगा, रेत जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके रेस्ट पे आने का टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। अब रेस्ट पे आने का टाइम जब इंक्रीज़ होगा तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो होगी वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, डिक्रीज इन द इम्पैक्ट फोर्स। इम्पल्स तो हमारे पास सेम रहेगी, लेकिन इनका क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो फोर्स इनटू टाइम के इक्वल है, हमारे पास टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, रेस्ट पे आने का टाइम, जिसकी वजह से फोर्स हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी, तो आदमी को चोट जो है वो कम लगेगी। दूसरी तरफ अगर हम सेम आदमी की बात करें, अगर वो कंक्रीट फ्लोर के ऊपर फॉल करता है तो वो इंस्टेंटली स्टॉप होगा, क्योंकि हमारे पास अब फ्लोर जो है वो कंप्रेस नहीं होगा, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम होगा और फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दिस मीन्स दैट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी शॉर्ट विच लीड टू द वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। दिस फोर्स कॉज मोर पेन एंड इंजरी। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन, इसके आंसर को हम इस तरीके से कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.3, स्टेट द कंडीशन
अंडर विच बर्ड फ्लाई इन द एयर। तो ये भी इसके अंदर भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। टू फ्लाई, फॉर फ्लाई टू अकर टू मेन कंडीशन मस्ट बी मेट। फ्लाइट करने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है द बर्ड मस्ट जनरेट लिफ्ट एंड अपवर्ड फोर्स दैट अपोजेस द वेट ऑफ द बर्ड। एक तो बर्ड जो है वो अपवर्ड फोर्स अप्लाई करे अपने वेट को अपोज करने के लिए। दिस इज अचीव बाय द शेप ऑफ द विंग एंड द फ्लैपिंग मोशन विच क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस अबव एंड बिलो द विंग। जैसे वो अपने विंग को फ्लैप करेगा, उसके फ्लैपिंग मोशन की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। जो नेट फोर्स, यही प्रेशर डिफरेंस नेट फोर्स उसके विंग के ऊपर अप्लाई करेगा और बर्ड अपवर्ड मूव करेगा। दूसरा हमारे पास आता है देयर मस्ट बी द थ्रस्ट टू ओवरकम द एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग फोर्स। उसके पास थ्रस्ट होना चाहिए, उसके पास इतनी जो है वो फोर्स होनी चाहिए कि वो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके। दिस इज प्रोवाइडेड बाय द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द विंग। और वो उसके विंग के वो मोशन जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड मूव करेगा, ये काम वो करेगा। व्हेन लिफ्ट इक्वल आर एक्सीड द बर्ड वेट द थ्रस्ट ओवरकम एंड थ्रस्ट ओवरकम द ड्रैग। जब लिफ्ट जो है बर्ड के वेट से एक्सीड कर जाए या उसके इक्वल हो और जो थर्स्ट है वो ड्रैग फोर्स को ओवरकम कर दे, जब ये दोनों काम हो जाएंगे तब बर्ड फ्लाई करेगा और वो एयर के अंदर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2.4 डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस फॉर विच द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल आर v is 0 बट a is not 0। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंदर व्हीकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हमने कंपेयर करना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेलोसिटी 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन 0 ना हो। वेलोसिटी v becomes 0 when brake are applied and the car comes to rest due to acceleration a in opposite direction। जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, जैसे ही जो गाड़ी जो है वो रुकेगी, वेलोसिटी हमारे पास जस्ट जब 0 होगी उस पॉइंट के ऊपर अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास ऑब्जेक्ट स्टॉप कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। और इससे पीछे अगर मैं कोई वैल्यू लूँगा तो वो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी और उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर देखूँ तो फाइनल वेलोसिटी तो मेरे पास 0 आ जाएगी, लेकिन जब मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूँगा तो वो 0 नहीं होगी। तो इस वजह से ये हमारे पास एक केस है कि वेलोसिटी 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन 0 ना हो। दूसरा कहता है एक्सेलरेशन इज 0 बट v इज नॉट 0 व्हेन द कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी तो 0 नहीं होगी लेकिन एक्सेलरेशन 0 होगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास 0 होगा। थर्ड है हमारा परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एट एवरी इंस्टेंट जो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वो टुवर्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल, और जो उसकी वेलोसिटी होगी लीनियर वेलोसिटी डेट इज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी, ये मेरे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.5 डिस्क्राइब ब्रीफली इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की रेंज के ऊपर एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा। अब एयर रेजिस्टेंस जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था उसके अंदर हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया था। अब एयर रेजिस्टेंस के बगैर अगर हम इसका पाथ देखें तो इसकी रेंज भी ज़्यादा है, यहाँ तक आ रहा है, और इसकी हाइट भी ज़्यादा है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करें तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट भी डिक्रीज हो जाएगी और इसकी रेंज भी कम हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें हमारे पास डिक्रीज कर जाएंगी।
When a projectile moves through the air, it experiences a drag force opposing its motion. These drags continuously reduce both horizontal and vertical component of the velocity. हमारे पास velocity के जो horizontal और vertical component है, इस drag force का या air resistance का इन दोनों के ऊपर effect होगा और ये दोनों component हमारे पास decrease होंगे. Shortening the time of flight and thus the horizontal distance traveled. टाइम को भी शॉर्ट करेंगे और ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस को भी कम कर देगा. लाइटर ऑब्जेक्ट आर दूज विद लार्जर सरफेस फील मोर रेजिस्टेंस. वो ऑब्जेक्ट जिनका वेट कम है या जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा है उनके ऊपर फोर्स, इनके ऊपर ड्रैग फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस को फील कर सकेंगे, उनके ऊपर इनका इम्पैक्ट जो है, इनका इफेक्ट ज़्यादा होगा. सो दे लूज स्पीड क्विकली एंड ट्रेवल less distance. As a result, projectile does not go as far as it would in an environment with no air. जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम डिस्टेंस कवर करेंगे, इनकी स्पीड भी कम होगी और इनको टाइम भी कम लगेगा. तो ये स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन थे. अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.